गुड मॉर्निंग साथियों। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने भूषण कवि के बारे में अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम देव कवि के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको देवदत्त भी कहा जाता है। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में डेली 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। कंटिन्यू उसको वॉच करते रहे। उसकी पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, जो देव कवि है, उस देव कवि को पढ़ने से पहले हमने कल क्या पढ़ा था, उसके क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते। तो कल का जो हमारा टॉपिक था भूषण, उससे संबंधित 5 जो क्वेश्चन है, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह शिवराज भूषण का रचना काल है, यानी जो शिवराज भूषण है वो हमारे भूषण की रचना है, उसका रचना काल बताना, यानी वो कब प्रकाशित हुई थी, उसका समय बताना है। छत्रसाल दशक के रचनाकार है। रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, मैंने अच्छे से बताया आपको। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, पंक्ति किस रचनाकार की है। दूसरी बात है, इसके अंदर अलंकार कौन सा, वो भी मेरे को बता दीजिए, कल मैंने आपको अच्छे से बताया है। भूषण की पालकी को कंधा किस शासक ने लगाया था। तो ये 5 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी मोस्ट है। दूसरी बात, कल जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो कल वाली क्लास आपने अच्छे से देखी है, तो आपको अच्छे से इनके जवाब आ रहे थे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछते, तो इनके जवाब आप मेरे को कमेंट में दीजिए, फिर हम रिवीजन करेंगे, तो उस रिवीजन के टाइम में आपको इनको अच्छे से बता दूंगा। आगे देखिए, अब देखिए देव कवि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं देव से संबंधित, वो सारे पॉइंट यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। जन्म इनका है वो 1673 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो 1767 ईस्वी में हुई थी। इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में अक्सर नहीं पूछते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर जन्म और मृत्यु डेट लिखी है। इसका जो मुख्य जो कारण है वो ये है कि एग्जामिनर हमारे को पूछता है कि जो कवियों के नाम देता है, यानी इधर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये वाला हमारा ए वाला ऑप्शन हो गया, फिर ब वाला ऑप्शन हो गया, फिर स वाला और फिर द वाला, इस प्रकार ऑप्शन करके 4 कवियों के नाम देगा इसके अंदर, ठीक है, ऐसे कवियों के नाम देता है। अब इनमें से एक सही होता है तो हमारे को बोलता है कि निम्न को आरोही क्रम में सुमेलित की को सेट कीजिए इस प्रकार। तो आरोही क्रम में करने का मतलब है कि पहले किसका जन्म हुआ था, फिर उसके बाद में किसका जन्म हुआ था, फिर उसके बाद में ऐसे बढ़ते क्रम में इस प्रकार हमारे को सेट करना होता है। आरोही क्रम हमारे को जो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हमारे को इनकी जन्म डेट वो याद रखना जरूरी हो जाता है। तो पहले जिनका जन्म जो बड़े है, फिर उसके बाद में, जैसे आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम होता है, तो पहले जैसे छोटे वाला, फिर उसके बाद में फिर इस प्रकार, और अवरोही का मतलब हो गया घटते क्रम में, जो हम गणित के अंदर पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछते हैं, तो इसलिए हमारे को इनको याद रखना है। ज्यादातर इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अक्सर नहीं पूछते हैं। जन्म स्थान की बात करें तो इटावा उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र ने इनके ग्रंथों की संख्या 72 मानी है, परंतु वर्तमान में केवल 15 ही उपलब्ध है। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि देव कवि ने 72 ग्रंथ लिखे थे, परंतु आधुनिक शोधों के अनुसार वर्तमान में हमारे को जो उपलब्ध होती है वो 15 ही ग्रंथ मिलते हैं। तो वर्तमान में इनके 15 ही ग्रंथ है। अब यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, एक नोट में क्या लिखा है, देव घनानंद जन्म, यानी देव और घनानंद का जन्म, व शिवराज भूषण जो भूषण की रचना का रचना काल 1673 ईस्वी। तो कहने का मतलब देव का जन्म भी 1673 है, घनानंद का भी 1673 है, और जो भूषण जो की रचना है भूषण शिवराज भूषण, उसका भी 1673 प्रकाशन वर्ष है। तो 3 डेट हमारे को एक साथ याद हो गई, यानी देव और घनानंद का जन्म 1673 है, और शिवराज भूषण का रचना काल है वो 1673 है, ठीक है। आगे देखिए,
आगे बात करें प्रमुख रचनाओं की, देव की जो 15 रचनाएं वो कौन कौन सी, तो देखिए भाव विलास जो 1690 ईस्वी में प्रकाशित है, 39 प्रकार के अलंकार, यानी इस जो रचना है भाव विलास के अंदर 39 प्रकार के अलंकार इसके अंदर, इसको 39 बोलते हैं वैसे, ठीक है, वो आम भाषा में 39 बोलते थे, बाकी 39 बोलते, तो 39 प्रकार के इसके अंदर अलंकार है। 2 नंबर है अष्टयाम, 3 नंबर है कुशल विलास, 4 नंबर है भवानी विलास, 5 है प्रेमचंद्रिका, 6 है रस विलास, 7 है सुजान विनोद, 8 है देव शतक, ये अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। 9 है शब्द रसायन व काव्य रसायन, यानी ये जो सारी ही जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण है और इन रचनाओं के बारे में पूछते हैं कि रचना किसकी है। आगे है हमारा सुख सागर तरंग, ये अंग भेद संबंधी काव्य है। देव माया प्रपंच, ये ग्रंथ संस्कृत में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय, यानी प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है जो संस्कृत में लिखा गया था, किसके द्वारा, कृष्ण कवि द्वारा, उसका इन्होंने अनुवाद किया, पद्यबद्ध अनुवाद किया है। 12 है राग रत्नाकर, ये संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। 13 है जाति विलास, 14 है देव चरित्र, इसमें भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, और 15 है प्रेम तरंग, ये नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। तो ये जो 15 ग्रंथ है ये देव के वर्तमान में, और इनके बारे में मैंने छोटा छोटा जो पॉइंट लिखे है, जैसे मान लिया आपसे पूछ ले देव का अध्यात्म संबंधी ग्रंथ कौन सा है, तो वो देव शतक है, ठीक है। आपसे पूछ ले देव का अंग भेद संबंधी काव्य कौन सा, तो वो सुख सागर तरंग है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते, देव ने जो प्रबोध चंद्र अनुवाद है भाई संस्कृत के जो नाटक प्रबोध चंद्रोदय का किस नाम से किया, तो देव माया प्रपंच नाम से किया। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात, इन ग्रंथों को आप याद कैसे रखोगे, तो मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। अब देखिए सूत्र क्या है, सूत्र है कुशल भवानी भाव रस जाति, आगे मैंने विलास लगाया, यानी कुशल भवानी भाव रस जाति आगे विलास लगाया। तो इसमें देखिए आगे आपको भी विलास लगाना, कुशल विलास हो गया, भवानी विलास हो गया, भाव विलास हो गया, रस विलास और जाति विलास। तो 5 हमारे सामने क्या हो गए, विलास हो गए, 5 विलास हो गए, कुशल विलास, भवानी विलास, भाव विलास, रस विलास, जाति विलास। तो ये 5 विलास जो किसकी रचना, देव की रचना है। तो कुशल भवानी भाव रस जाति एक लाइन याद करनी, पांचों हमारे को याद हो गई। अब आगे देखिए, आगे मैंने लिखा है अष्टराग प्रेम सुख शब्द सुजान, अष्टराग प्रेम सुख शब्द सुजान। तो अष्टराग का मतलब, अष्ट से मतलब हो जाएगा हमारा अष्टयाम, ठीक है। राग से क्या मतलब हो जाएगा, राग से हमारा राग रत्नाकर नाम आया ना, हाँ तो इसका राग रत्नाकर हो गया। अब नाम आया प्रेम, तो प्रेम तरंग हो जाएगा, सुख से सुख सागर हो जाएगा, सुख सागर तरंग नाम आया। शब्द से हमारा शब्द रसायन हो जाएगा, और सुजान से हमारा सुजान विनोद हो जाएगा, सुजान विनोद हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा और भी रचनाएं देव की रह गई है, तो उसके अंदर देव का नाम आ रहा है, जैसे देव शतक हो गया, देव माया प्रपंच हो गया, तो वो तो क्या है, देव चरित्र हो गया, उसके नाम से पता चल जाएगी। बाकी ये 15 की 15 पूरी रचनाओं के सूत्र हो गए, कुशल भवानी भाव रस जाति विलास और अष्टराग प्रेम सुख शब्द सुदान। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, अगर ये लाइन हमारे को याद रहेगी तो नाम देखते ही फिर हमारे को पता चल जाएगा ये देव की रचना, ज्यादा उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा हिंट चाहिए वहां पर। हिंदी साहित्य में देव एकमात्र कवि है जिसने अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की है, यानी मोस्ट हो जाती है, हिंदी साहित्य में अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रकट करने वाले एकमात्र कवि कौन है, वो देव कवि है। देव ने छल नामक एक नया संचारी भाव दिया है, ये जो रस वाला टॉपिक है, रस वाला टॉपिक है, वहां पर हमने अच्छे से बताया भी है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर रस को मैंने पढ़ाया है। रस के बारे में हम स्थायी भाव होते, विभाव होते, अनुभाव होते, संचारी भाव होते, तो वहां पर हमने अच्छे से उसको पढ़ा है। वो क्लास अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे फर्स्ट ग्रेड वाले जो प्ले लिस्ट बनी हुई वहां पर वो आपको मिल जाएगी। बाकी आगे जैसे भी हमारे को टाइम मिलेगा तो और इसको देखेंगे। तो देव ने छल नामक एक नया संचारी भाव दिया है, ये भी मोस्ट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देव ने कौन सा
संचारी भाव दिया था, तो छल नामक संचारी भाव दिया। संचारी भावों की संख्या वो 33 होती है। अब आगे इसके बाद में देव से संबंधित जो जितने पॉइंट बनते थे वो सारे पॉइंट यहाँ पर हमने कवर किए एग्जाम से रिलेटेड। बाकी जो फालतू का कचरा है वो मैंने कई बार आपको बता दिया कि मैं क्लास के अंदर ऐड नहीं करता हूँ। वही जो पॉइंट आपको मिलेंगे जो हमारे एग्जाम से संबंध रखते, बाकी इनमें से आपको एक भी चीज छोड़ने वाली नहीं है, यानी लाइन टू लाइन पूरी याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि शॉर्ट में मैंने बनाया तो इसके अंदर छोड़ने। गाइड में तो क्या होता है कि आप अंडरलाइन करते हो, उसको याद कर लेते हो, बाकी चीजें छोड़ देते हो। यहाँ पर वो चीजें नहीं, यहाँ पर सिर्फ फैक्ट है, पूरी चीज है वो आपको अच्छे से याद ही करनी पड़ेगी, छोड़ने वाला कोई सिस्टम नहीं है। अब इसके बाद में बात करेंगे हम घनानंद की। तो घनानंद है वो हमारे जो मुक्त रीतिकालीन जो मुक्त परंपरा है उसके कवि है, ठीक है, और इसको हम कल वाली क्लास के अंदर अच्छे से देखेंगे। तो क्लास पसंद आई है तो इसको जाते जाते आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं उनके जवाब आप कमेंट में जरूर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।